आज हम बात करने लगे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की या फिर सिकंदर आज़म की। ठीक हो गया। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हिंदुस्तान की 4 एपिसोड्स के ऊपर, तो आज हम 5वीं की तरफ बढ़ रहे हैं और तेज़ी से हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जैनिज़्म या बुद्ध मत के बाद जो है वो क्या हुआ, कौन सा इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हुआ। ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे सिकंदर आज़म की कि सिकंदर आज़म कैसे यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर हिंदुस्तान की हिस्ट्री को कैसे जो है वो इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि सिकंदर आज़म जो है वो एक बहुत बड़ा फातेह था। ठीक हो गया। तो वो फतूहात के सिलसिले में वहाँ से निकला और बहुत कम उम्र में यानी 20 साल की उम्र में जो है वो तख्त पे बैठा। तो उसके बाद जो है वो वहाँ से निकला, यूनान से निकला और हिंदुस्तान पहुँचा। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सिकंदर आज़म को द अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे रीज़न यही होगा कि सिकंदर आज़म जो है वो बहुत बड़ा फातेह था। ठीक है, बहुत बड़ा वॉरियर था वो, और वो बहुत ज़्यादा माहिर था जंग के अंदर। तो इसी वजह से जो है उसको माना जाता था कि वो बहुत ग्रेट है। तो उसी के नाम के साथ जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट लगा कि वो मैसिडोनिया की जो एम्पायर थी वहाँ से उसने शुरुआत की और फिर देखते ही देखते जो है वो हमारे हिंदुस्तान तक पहुंचा और इतनी बड़ी सल्तनत जो है उसने फतह की। और ख़ास करके जो बीच में एम्पायर्स आई, जैसे बेबीलोन एम्पायर आ गई बीच में, जो बहुत स्ट्रांग थी उस ज़माने की एम्पायर। इसी तरह से अगर हम बात करें स्पेशली जो है वो पर्शियन एम्पायर की, ठीक है, तो वहाँ पे उसने उसको फतह किया और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचा और राजा पोरस को शिकस्त दी। तो इसमें हम देखते हैं, अगर अलेक्जेंडर की एम्पायर देखें हम, तो 336 बीसी से स्टार्ट होती है और 322 बीसी पे जो है ये इसकी पूरी फतूहात का सिलसिला है। 11 साल ऑलमोस्ट जो है वो इसने लगाए फतूहात में। ठीक हो गया। और आधे से ज़्यादा दुनिया जो है वो कहा जाता है कि सिकंदर आज़म ने फतह की। तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया शायद आखिरी मुल्क था, क्योंकि माना जाता है कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने शायद गलत मैप्स बनाए हुए थे, उनके अकॉर्डिंगली वो यही समझे कि जो इंडिया है वो आखिरी मुल्क है। तो इसी वजह से यहाँ पे आके उसकी आर्मी ने भी जो है वो थक हार के जवाब दे दिया था कि भाई यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ते। तो अगर सिकंदर आज़म की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लें हम कि सिकंदर आज़म जो है मैसिडोनिया का रहने वाला था, और उसकी जो माँ थी उसका नाम ओलंपिया था और जो बाप था उसका नाम था फिलिप। तो फिलिप को कत्ल कर दिया गया, यानी सिकंदर आज़म के बाप को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद सिकंदर आज़म जो है वो गद्दी पर बैठ गया 20 साल की एज में। और उसके बाद उसने क्या किया जी, फतूहात का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि उसका ये ड्रीम था कि भाई उसने दुनिया जो है वो फतह करनी है। और वैसे भी उसका ड्रीम इसलिए था क्योंकि उसका जो उस्ताद था, जो टीचर था, वो अरस्तू था, अरिस्टोटल। ठीक हो गया। तो अरस्तू ने जो है वो बचपन से उसे जो है वो टीच किया, उसे सिखाया, उसे हिस्ट्री पढ़ाई, उसे बताया। तो जब इतना ग्रेट उस्ताद होगा तो जाहिर बात है फिर आगे से जो स्टूडेंट है वो भी उसी तरह का ही सोच रखेगा। तो जैसे ही उसे सिकंदर आज़म को बाप की जो सल्तनत है वो मिलती है, तो फतूहात का सिलसिला वो शुरू कर देता है। सबसे पहले तो जो एम्पायर आई वो बेबीलोन एम्पायर आई उसके सामने। तो बेबीलोन एम्पायर जो है वो इराक के अंदर थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी, उसे सबसे पहले गिराया और उसके बाद जो है वो फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद पर्शिया जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है, जो कि इंतहाई मजबूत मुल्क माना जाता था अपनी आर्मी के हवाले से, और उसकी एम्पायर भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, उसे जो है वो फतह किया। और उसे फतह करने के बाद जो अफ़गानिस्तान के इराके जो है, अफ़गानिस्तान के रास्ते, वो पहुंचा यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदुस्तान में उसका जो सामना हुआ, कहा जाता है कि अलेक्जेंडर को इससे पहले जो है, यानी जितनी भी वो फतूहात करके आया था पर्शिया जैसे मुल्क के ख़िलाफ़ भी, उसे इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना उसे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पे करना पड़ा। कि यहाँ का जो दरिया झेलम के किनारे जो सल्तनत आबाद थी वो राजा पोरस की थी। तो जो राजा पोरस की सल्तनत थी, माना जाता है राजा पोरस बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बादशाह था उस ज़माने का। तो जब यहाँ पे मुकाबला हुआ सिकंदर आज़म का राजा पोरस के साथ, तो बहुत टफ मुकाबला था। इवन सिकंदर आज़म हार चुका था, लेकिन फिर क्यों उसके हारने की बेसिक वजह जो थी वो राजा पोरस के एक तो ट्रेंड आर्मी थी और उसके साथ साथ उसके हाथी थे। ठीक है, तो जो हाथी थे, क्योंकि सिकंदर आज़म ने जो है या उन लोगों ने पहले हाथियों की फौज का मुकाबला नहीं किया हुआ था, क्योंकि हाथी हिंदुस्तान के अंदर थे। तो वो जहाँ जहाँ से फतूहात करके आए थे, फिलहाल वहाँ पर उस तरह के हाथी इतनी ज़्यादा नहीं थे, जिस वजह से जो है उनका सामना नहीं हुआ। तो फिर हिकमत अमली चेंज की गई। उसके बाद जो है कुछ कहते हैं कि आग लगा दी गई, और आग लगाने की वजह से हाथी जो है वो बिगड़ गए और अपनी फ़ौज
के ऊपर चढ़ दौड़े, और कुछ का कहना है कि सिकंदर आज़म ने जो है वो अपने आर्मी को कहा कि भाई हाथियों को जो नेज़े हैं उनकी आंखों में मारे जाएं ताकि वो इनके ऊपर अटैक ना कर सके। तो उससे क्या हुआ, हादी बिदकी और अपनी ही फौज के ऊपर जो है रिवर्स चढ़ दौड़े, जिसके नतीजे में राजा पोरस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और ये शदीद 8 से 10 घंटे की जो है वो जंग हुई इतने दिनों के बाद जो है, और उसके बाद जो है सिकंदर आज़म को कामयाबी मिली। ठीक हो गया। अब जब कामयाबी मिली और कहा जाता है कि राजा पोरस को जब उसके सामने पेश किया गया तो उसने, सिकंदर आज़म ने कहा कि बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो राजा पोरस ने आगे से कहा कि वही किया जाए जो एक अजीम बादशाह दूसरे अजीम बादशाह के साथ करता है। कितना खूबसूरत जवाब दिया। तो इस पर सिकंदर आज़म कहा जाता है बहुत खुश हुआ, और उसने वो सल्तनत उसे वापस कर दी, और साथ के इलाके भी जो थे वो उसी को दे दिए कि भाई तुम जो है वो एक डोमिनियन के तौर पे, एक सूबे के तौर पे हम मेरी हुकूमत के साथ जो है अपने यहाँ पे हुकूमत करो। ठीक हो गया। तो इस तरह से जब यहाँ पहुँचा उसके बाद उसने फैसला किया आगे बढ़ने का, लेकिन यहाँ तक पहुँच के उसकी आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुका था, खास करके जो राजा पोरस के साथ जंग हुई तो उसके नतीजे में तो उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और आखिरकार सिकंदर आज़म जो है वो हिंदुस्तान से यहाँ से वापस पलटा। ठीक होगा। रास्ते में ही जो है कहा जाता है बेबीलोन के पास जो है वो मर गया। उसकी वजूहात में कुछ कहते हैं कि उसे मलेरिया हो गया, और कुछ का कहना है कि उसे जहर दे दिया गया। क्योंकि हम अगर बात करें अब इसके इफ़ेक्ट्स का कि हिंदुस्तान के ऊपर जो है इसका असर क्या हुआ उस ज़माने में, तो इसके ऊपर असर क्या हुआ कि अब सिकंदर आज़म जो है वो आया तो अपने साथ जो आर्मी लेके आया, तो इसका मतलब अपने साथ एक पूरे का पूरा कल्चर लेके आया। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि वो हिंदुस्तान के अंदर एक नया कल्चर लेके आया और एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। कौन सा? ग्रीक कल्चर। ग्रीक कल्चर आया, साथ में बहुत से जो जब पर्शियन एम्पायर को शिकस्त दी तो उसके नतीजे में पर्शियन जो फौज थी वो भी शामिल हो गई थी सिकंदर आज़म के साथ, तो वो भी यहाँ पे आए, तो उसके नतीजे में जो पर्शियन एम्पायर का जो कल्चर था वो भी यहाँ पर आया। तो इस तरह से एक नया कल्चर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आया, और यहाँ के कल्चर लोकल कल्चर के साथ आके मर्ज होके यहाँ के कल्चर में बहुत सी चेंजेस आई। किसकी वजह से? सिकंदर आज़म की वजह से। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि सिकंदर आज़म का हिंदुस्तान के अंदर आना यहाँ पे काफ़ी असरअंदाज था, यहाँ के कल्चर के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुआ। उसके नतीजे में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई, यहाँ का कल्चर तब्दील हुआ, यहाँ का पैटर्न तब्दील हुआ, यहाँ की आर्मी का स्टाइल तब्दील हुआ, तो बहुत सी चीज़ें जो है चेंज हुई। तो इसका मतलब हिंदुस्तान के ऊपर इसने इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया। सिकंदर आज़म ने यहाँ पर आकर हिंदुस्तान पे इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो इसलिए तीसरा बड़ा या चौथा बड़ा इवेंट जो है वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि आता है सिकंदर आज़म की फतह। ठीक हो गया जी। तो ये था सिकंदर आज़म का हिंदुस्तान में आना और इसके असरात।